हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज अपनी नेक्स्ट क्लास होगी भूकंप से लेकर फिजिकल के चार चार टॉपिक शायद हमने कवर कर लिए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी जो कि शायद 2 पार्ट में थी। उसके बाद हमने ज्वालामुखी पढ़े और चट्टानें पढ़ी, दो दो क्लास उनकी थी। और आज पहली क्लास हम ले रहे हैं भूकंप की। ठीक है, जो आंतरिक बलों से उत्पन्न बल है और उसके द्वारा जब पृथ्वी में कंपन होता है उसे कहते हैं अपन भूकंप। आंतरिक आंतरिक बलों द्वारा उत्पन्न, देखो, आंतरिक आंतरिक बलों से उत्पन्न आंतरिक बलों से जो पृथ्वी में कंपन पैदा होता है। ठीक है, आंतरिक बलों से पृथ्वी में जो कंपन पैदा होता है उसे कहते हैं हम कंपन, भूकंप। तो इसी को लेकर अपना पहला क्वेश्चन है, सान एंड्रियास भ्रंश है। सान एंड्रियास भ्रंश, देखो लास्ट क्लासों में मैंने प्लेटों को लेकर बात की थी और प्लेटों की गतियां बताई थी। ठीक है, प्लेटों की गतियों द्वारा जो उनके किनारे निर्मित होते हैं उन किनारों के बारे में हमने बात की थी। एक बार देखते हैं। प्लेटों की गतियों से निर्मित किनारे, देखो एक होता है अपसारी किनारा, एक होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी, और एक होता है रक्षित। ठीक है, ये प्लेटों की गतियों के कारण निर्मित होते हैं। अपसारी होता है, मैंने आपको बताया था, जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हों, जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हों उसे कहते हैं अपन अभिसारी किनारा। जो दो प्लेटें आमने सामने गति करती हों उसे तो कहते हैं अभिसारी किनारा। और जब प्लेटें दो विपरीत दिशा में गति करती हों, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हों देखो, अपसारी किनारा है पहला, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही हों, एक दूसरे से अलग हट रही हों। देखो विपरीत दिशा में गति कर रही हैं दो प्लेटें, अलग हट रही हैं, तो इसे कहते हैं हम अपसारी किनारा। अपसारी या निर्माणात्मक, ठीक है, या रचनात्मक भी कह देते हैं इसको। देखो रचनात्मक या निर्माणात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि जब दो प्लेटें अलग हटती हैं तो अंदर से जो लावा निकलता है उससे एक नई स्थलाकृति का निर्माण होता है या कटक का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में जाएंगी तो यहाँ से अंदर से लावा निकलेगा और इस लावा से एक नई स्थलाकृति का निर्माण होगा, इसलिए इसको कहते हैं अपन निर्माणात्मक या रचनात्मक प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा।
ठीक है। फिर है अपना अभिसारी, जब दो प्लेटें आमने सामने गति कर रही हों, जब दो प्लेटें आमने सामने गति कर रही हैं, जैसा कि ये देखो आमने सामने गति कर रही हैं और आमने सामने गति करेंगी तो टकराएंगी, टकराएंगी तो यहाँ पे आपस में इनमें टकराव होगा। तो ये एक दूसरे की जौन सी बड़ी प्लेट होगी, अगर एक हल्की है एक भारी प्लेट है, तो भारी प्लेट हल्की प्लेट को या तो ऊपर उठा लेगी, ठीक है, हल्की प्लेट भारी प्लेट को ऊपर उठा लेगी। जैसे ये हल्की थी ए प्लेट और ये भारी थी आपकी बी प्लेट, ये इसके नीचे चली गई और इसने इसको ऊपर उठा लिया। और यहाँ पे अंदर जाके जो ये प्लेट का बाहरी प्लेट का जो किनारा अंदर जाएगा उसमें पिघलन पैदा होगी, यानी वो पिघल जाएगी और इस क्षेत्र को अपन कहेंगे बेनी ऑफ जॉन। आगे आएंगी ये चीज़ें, बेनी ऑफ जॉन। जब यहाँ पे किनारे का नष्ट हो रहा है, किनारा यहाँ पे अंदर जाके नष्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम विध्वंसात्मक किनारा, विध्वंसात्मक किनारा। ऐसे ही आता है अगला रक्षित प्लेट किनारा। रक्षित प्लेट किनारे में क्या होता है कि जब दो प्लेटें ना तो आमने सामने गति करती हैं और ना ही विपरीत दिशा में गति करती हैं, ये एक दूसरे को रगड़ खाती हुई निकलती हैं। गति या तो एक ही दिशा में कर रही हों या अलग अलग भी कर रही हों, लेकिन ये रगड़ खाते हुए, ना तो ये टकराती हैं ना एक दूसरे से अलग हटती हैं, ये बस रगड़ खाती हुई दूर निकलती हैं ऐसे, और इससे निर्माण होता है भ्रंश का। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है सैन एंड्रियास भ्रंश, जो कि किस प्रकार के किनारे का है आपका है इसमें, इसको हम रक्षित किनारे को रूपांतरित किनारा भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूपांतर किनारा। सैन एंड्रियास भ्रंश है कैलिफोर्निया में, उसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। तीनों किनारों के बारे में मैंने आपको बताया, अपसारी, अभिसारी, रक्षित। ठीक है, इन किनारों के बारे में और डिटेल से अपन बात करेंगे, प्लेटों को लेकर हम बात करेंगे, वो करेंगे प्लेट विवर्तन की अगले टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, यानी जब भूकंप आता है तो कौन कौन सी तरंगों का उद्भव होता है। तीन प्रकार की तरंगें मैंने आपको बताई थी, पी, एस और एल। देखो दो प्रकार की तरंगें हैं, धरातलीय तरंगें और प्राथमिक तरंगें। देखो प्राथमिक तरंगें हैं पी और एस, प्राथमिक तरंगें, और एल है आपकी धरातलीय तरंगें। तो प्राथमिक तरंगों की अगर बात करें तो ये भूकंप जब उत्पन्न होता है उससे निकलती हैं, भूकंप से निकलती हैं आपकी प्राथमिक तरंगें पी और एस। और जब ये तरंगें धरातल पर पहुंचती हैं, पी और एस तरंगें जब धरातल पर पहुंचती हैं तो इनके टूटने से निर्माण होता है एल तरंगों का। ठीक है, तीनों तरंगें हैं, इनका अलग अलग से हम विश्लेषण करेंगे, पी, एस और एल के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल में आपका ये क्वेश्चन है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, तो वो है आपकी पी, एस और एल तरंगें। ऑप्शन देख लीजिए, ए बी एस एल, ए बी एल, एफ एस एल और पी एस एल। देखो ये आपका है पी एस एल, प्राथमिक वेव या सेकेंडरी वेव, दो प्रकार की तरंगें हैं ये। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन लहरों द्वारा भूकंप में जान माल की सर्वाधिक क्षति होती है। मतलब जब भूकंप आता है तो तीन प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी, एस और एल। तीनों तरंग में से कौन सी तरंग जान माल की ज़्यादा हानि करती हैं या पृथ्वी पर ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं, कौन सी तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ऑप्शन में दे रखा है पी, एस और पी, जी और एल। देखो प्राथमिक तरंगें पी होती है एक, पी तरंगों, इनको हम प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग कहते हैं एक। ठीक है, दूसरा है ये ध्वनि की गति में,
ध्वनि की गति की तरह ध्वनि की दिशा में गति करती हैं। ठीक है, ध्वनि की दिशा में गति करती हैं। इनकी गति की अगर बात करें तो इसकी गति होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी गति होती है। इनको अपन अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं कि ध्वनि की दिशा की में गति करती हैं ये। इनकी गति की अगर बात करें तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इनकी गति होती है और इनको अनुदैर्घ्य तरंगें भी अपन कहते हैं। एस तरंग की अगर बात करें, ये अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। दूसरा, ये प्रकाश की गति की दिशा में गति करती हैं। प्रकाश की तरंगों की दिशा में गति। और इनको अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं क्योंकि इनकी अगर बात करें तो ये लंबवत यानी कि समकोण पर काटती हैं। तरंग समकोण पर काटती हैं, इसलिए इनको अपन अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। और एल तरंग की अगर बात करें तो इन दोनों के बाद आती हैं आपकी एल तरंगें। एल पी एस और एल। एल तरंग की अगर बात करें, देखो ये द्वितीयक तरंगें हैं या धरातलीय तरंगें बोल सकते हैं इनको। ठीक है, और ये सर्वाधिक दूरी तक गति करती हैं धरातल पर, इसलिए इनको लॉन्ग वेव भी कहते हैं। लॉन्ग वेव। और सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली जो तरंगें होती हैं वो एल ही होती हैं। सर्वाधिक नुकसान जो पहुंचाती हैं वो कौन सी पहुंचाती हैं? एल तरंगें ही पहुंचाती हैं धरातल पर। तो ये इनके तीनों तरंगों के बारे में, भूकंपीय जो लहर हैं या तरंग हैं उनके बारे में कुछ विशेषताएं हैं। बाकी डिटेल से हम बात करेंगे डिटेल्ड क्लास जो होंगी हमारी उनमें। ठीक है, तो सर्वाधिक अगर नुकसान की बात करें, जो जान माल की क्षति होती है, तो वो तरंग होती है आपकी एल तरंग है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत संबंधित है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी सिद्धांत किससे संबंधित है? देखो, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी की अगर बात करें, ये दिया था एच.एफ. रीड साहब ने। एच.एफ. रीड साहब ने दिया इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। जी, जब हम भूकंप के कारकों की बात करेंगे, यानी कि किन कारणों से भूकंप आता है, दो प्रकार के कारण पढ़ेंगे अपन, प्राकृतिक कारण और अप्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारण की यदि बात करें तो एक तो हो गया आपका प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे उसमें, यानी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। दूसरा आपका पढ़ेंगे अपन प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। तीसरा आपका पढ़ेंगे हम समुद्र का तली का जो विस्तार है उस सिद्धांत को। ऐसे ही आपका ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है। और अप्राकृतिक की यदि बात करेंगे अपन तो अप्राकृतिक में आपका एक तो जो बांध बनाए गए हैं मानव द्वारा, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया है, जिससे पानी भर जाने से कभी कभी पृथ्वी में हलचल पैदा हो जाती है। तो एच.एफ. रीड की अगर बात करें तो किससे संबंधित है? देखो, ज्वालामुखी से इसका संबंध है नहीं,
सुनामी की अगर बात करें तो सुनामी हम कहते हैं यदि भूकंप जब जलीय भाग में भूकंप आता है, यानी कि महासागरों की तली में जब कंपन पैदा होता है, तो उस भूकंप को, यानी कि सागर की तली में जो भूकंप आता है उसे हम सुनामी कह देते हैं। और उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, तो आपका है भूकंप से। प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत एच.एफ. रीड का है आपका संबंधित है भूकंप से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ में आपके चाय भी पी रहा हूँ मैं। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। रिंग ऑफ फायर के बारे में मैंने आपसे बात की है। परिप्रशांत पेटी मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी में, यानी कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ, प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक पेटी फैली हुई है, जो कि ज्वालामुखियों की एक मेखला है। वहाँ पे ज्वालामुखियों की एक मेखला भी है, और साथ साथ प्लेटों का अभिसरण वहाँ पे ज़्यादातर हो रहा है। जितनी भी प्लेट हैं, ज़्यादातर प्लेटों का प्रशांत महासागर के आसपास अभिसरण हो रहा है। उसी कारण से वहाँ पे परिप्रशांत पेटी में को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर संबंध किससे है रिंग ऑफ फायर का, तो वहाँ पे भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी। जब प्लेटों का अभिसरण हो रहा है तो ज्वालामुखी तो आएंगे, साथ में भूकंप भी आएंगे। ऑप्शन में देखते हैं, भूकंप से संबंधित है, बिल्कुल ज्वालामुखी से संबंधित है, ज्वालामुखी वहाँ पे आते हैं। एक और दो दोनों सही हैं। प्रशांत महासागर से संबंधित है, प्रशांत महासागर को ही तो अपन कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तीसरा भी सही है। अगला है जंगल की आग से, तो वहाँ पे जंगल की आग से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे 1, 2 और 3, और 1, 2 और 3 है आपके ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है। देखो भूकंप छाया क्षेत्र होता क्या है, तीनों तरंगों के बारे में हमने पढ़ा। पी तरंग जो है तीनों फॉर्मों में गति करती है, ठोस, द्रव और गैस। और आपकी एस तरंग जो है वो तरल में गति नहीं करती, यानी द्रव में गति नहीं करती है। तो यहाँ पे पूछा है हमको छाया क्षेत्र, भूकंप का छाया क्षेत्र। तो पृथ्वी है आपकी, देखो ये, ठीक है, तीनों परतें हैं, श्याल, सीमा और निफे। तीनों परतों के बारे में मैंने आपको बताया है। एक तो देखो हमने जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको माना है तरल अवस्था में, ये आपका मेंटल का ऊपरी भाग है, तरल अवस्था में है ये। तो पी तरंग है, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अपन फोकस। और जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं धरातल पर, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। और जहाँ पे उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अवकेंद्र। तो यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और सबसे पहले झटके यहाँ पे, तो ये हो गया आपका अधिकेंद्र, यानी कि एपिसेंटर। और ये हो गया आपका अवकेंद्र, यानी कि फोकस। ठीक है, जब यहाँ से तरंगें चलती हैं, अपने अवकेंद्र से तरंगें चलती हैं, तो पी तरंगें तो तीनों फॉर्म में चलती हैं, तो वो पृथ्वी के सभी जगह पर पहुंचती हैं। ये है आपकी पी तरंगें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अवकेंद्र अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर होता है, यानी फोकस के 90 डिग्री पर होता है अधिकेंद्र। तो ये हो आपका 90 डिग्री। अब इसके दोनों तरफ यदि चलेंगे तो एल जो तरंगे हैं, सॉरी एस जो तरंगे हैं,
ये तो हो गई आपकी पी तरंगें जो पृथ्वी के हर जगह पहुंचेंगी, क्योंकि ये तीनों फॉर्म में गति करती हैं। जो एल जो तरंगें हैं वो तरल में गति नहीं करती हैं, द्रव्य में। तो और हमने मेंटल के ऊपरी भाग को माना है अर्ध तरल अवस्था में, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये है आपकी एल तरंग। जैसे ये द्रव्य तरल भाग में आएंगी तो ये विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ आगे दोबारा से निकलती हैं। यानी कि पृथ्वी के जिस स्थान पर भूकंप की कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती है उसे अपन कहते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। और यहाँ पे है ये 100 सॉरी 103 डिग्री, और ये है आपका 143 डिग्री, ठीक है। 103 डिग्री के आसपास ये विलुप्त होती हैं और दोबारा जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे है 143 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का अंतर की ये बात कर रहा है, यानी कि उसका विस्तार कितना होता है भूकंप छाया क्षेत्र का। भूकंप छाया क्षेत्र के बारे में अपन ने बात की, जिस स्थान पर पृथ्वी के जिस स्थान पर भूकंप की कोई भी तरंग नहीं पहुँचती है उसे अपन भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। इसके विस्तार की अगर बात करें तो 103 से लेकर 143 डिग्री तक है, और 103 और 143 डिग्री की अपन बात करें तो उनका विस्तार हो जाएगा कितना, 40 डिग्री। और आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन की यदि बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भूकंप के संबंध में इनमें से कौन सा बयान सही है। हमें सही देखना है, ऑप्शन देखते हैं। भूकंप के मूल बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। मैंने अभी आपको दो चीजें बताई थी, अधिकेंद्र और अपकेंद्र के बारे में। जिस जगह पर भूकंप उत्पन्न होता है पृथ्वी में उसे कहते हैं अपन फोकस या अवकेंद्र, और जहाँ पर धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले कोई तरंग या भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उसे कहते हैं अपन अधिकेंद्र। और ये बात कर रहा है मूल बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं, तो मूल बिंदु को हम अधिकेंद्र नहीं कहते हैं, मूल बिंदु को अपन अवकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत है। अगला है एक ही काल में होने वाले भूकंपन द्वारा प्रस्तावित प्रदेशों की जोड़ने वाली रेखाओं को सहभूकंप रेखाएं कहते हैं। आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आइसोसिस्मल तो वो होती हैं कि भूकंप समान तीव्रता से जब भूकंप आता है उन दो स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं अपन आइसोसिस्मल। देखो दो चीजें हैं, आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल। देखो आइसोसिस्मल तो वो होता है कि समान तीव्रता से आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोसिस्मल कहते हैं। यानी कि दो स्थानों पे भूकंप आया है और दोनों स्थानों पे उनकी तीव्रता समान है। तीव्रता के बारे में मैंने आपको बताया, रिक्टर स्केल पर नापते हैं, रिक्टर स्केल का मान है दोनों स्थानों का समान है, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे अपन कहते हैं आइसोसिस्मल। समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और होमोसिस्मल की अपन बात करें तो ये होता है कि एक साथ दोनों स्थानों पे एक साथ भूकंप आता है, यानी कि एक ही समय में आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं होमोसिस्मल। यानी एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा।
यानी कि समान तीव्रता से जो भूकंप आते हैं उनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोसीस्मल। और एक ही समय में दो स्थानों पर जो भूकंप आता है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अपन कहते हैं होमोसीस्मल। और यहाँ पे हमें बात कर रहा है सह भूकंप यानी होमोसीस्मल के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में है आपका केवल 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूकंप में देशांतर अनुप्रस्थ और सतह तरंगें कहाँ उत्पन्न होती हैं? देशांतर अनुप्रस्थ के बारे में मैंने आपको बताया, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं आपकी P और सतह तरंगें होती हैं आपकी L। तो ये हमसे बात कर रहा है ये कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? पृथ्वी के सतह पर अवकेंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में, पृथ्वी के भीतर ऊपरी केंद्र में, पृथ्वी के सतह पर ऊपरी केंद्र में। ये तो है अनुप्रस्थ तरंग और ये है आपकी सतह तरंग। तो आपको पता है भूकंप तरंगें भूकंप मूल में ही उत्पन्न होती हैं और भूकंप मूल कहाँ होता है आपका? पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में। तो पृथ्वी के भीतर केंद्र बिंदु में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तरंग गति की दिशा में कौन सी भूकंपीय तरंग समकोण पर कंपन उत्पन्न करती हैं? समकोण की हमने बात की थी। समकोण की यदि बात करें तो समकोण पर अनुप्रस्थ तरंगें करती हैं। 2 तरंगें बताई थी हमने, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें एस होती हैं, ठीक है, एल नहीं होती हैं। तरंग गति की दिशा में कौन सी भूकंपीय तरंग समकोण पर कंपन करती है? वो है आपकी अनुप्रस्थ यानी कि एस तरंग है और अनुदैर्घ्य यानी कि पी तरंग है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, समकोण पर कंपन उत्पन्न करने वाली एस तरंग है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है? यानी कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना है, उस क्षेत्र के बारे में ये हमसे पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल भारत का ऐसा है जिसमें भूकंप आने की सर्वाधिक संभावना रहती है। तो देखो 59% क्षेत्र भारत का ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना है या भूकंप के लिए अति संवेदनशील है। सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो आपका है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र सर्वाधिक संवेदनशील है। और पठारी भाग, भारत का जो पठारी भाग है वो सबसे कम संवेदनशील है। लेकिन लातूर के आए भूकंप ने भी ये सिद्ध कर दिया कि पठार जो भारत का सर्व प्राचीन भूखंड है उसमें भी भूकंप आ सकते हैं, जो कि लातूर का भूकंप था उससे ये सिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 59%। भारत का जो 59% क्षेत्र है उस पर अति संवेदनशील है जो भूकंप के लिए। भारत में कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? यानी कि इनमें से कौन सा भाग है जहाँ पे सर्वाधिक न्यून भूकंप संभावना है, यानी कि भूकंप की संभावना न्यूनतम है कि इस क्षेत्र में भूकंप नहीं आ सकते। तो पहला ऑप्शन है आपका अरावली का पर्वत पद क्षेत्र। देखो अरावली की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, प्री कैम्ब्रियन युग की श्रृंखला है ये, सर्वाधिक प्राचीन। प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग की। और पिछले कई दशकों से क्या शताब्दियों से यहाँ पे कोई भूकंप देखने को नहीं मिला है आपके
अरावली के पर्वतपात क्षेत्र में। पश्चिमी गुजरात की अगर बात करें तो पश्चिमी गुजरात में आपको ध्यान होगा भुज का भूकंप। भुज भूकंप जो आया था वो पश्चिमी गुजरात में ही था, तो ये संभावित क्षेत्र है। कश्मीर हिमालय की बात करें तो कश्मीर हिमालय को आपको अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया ही था कि हिमालय क्षेत्र जो है भारत का वो सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता होगा हिमालय जो है एक बलित पर्वत श्रृंखला है और जो कि एक युवा पर्वत श्रृंखला भी उसको बोल सकते हैं। वो अभी भी वृद्धि कर रही है, यानी कि अभी भी उसका विकास चल रहा है, और जब विकास चल रहा है तो वहाँ पे भूकंप आने की संभावना बनी हुई है, तो ये भी नहीं होगा आपका। और पश्चिमी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में भी मैंने आपको अभी बताया था कि लातूर का जो भूकंप था वो महाराष्ट्र में ही आया था, तो महाराष्ट्र भी संभावित क्षेत्र है। तो संभावित क्षेत्र कौन सा नहीं है आपका? अरावली का पर्वतपात क्षेत्र। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है। चट्टानों के भ्रंशतल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चट्टानों के यानी कि ये प्लेटों की बात कर रहा है। प्लेटें जब विवर्तनिक भूकंप आप आपस में भ्रंशतल के सहारे खिसकती हैं, उससे भूकंप उत्पन्न होता है, ये सही बात है। काया तरंगें धरातली तरंगों को उत्पन्न करती हैं। काया तरंग ए और बी को बोलते हैं, सॉरी पी और एल को बोलते हैं। काया तरंग की अगर बात करें तो पी और एस जो हैं ये काया तरंगें हैं, जो कि धरातली तरंगों को उत्पन्न करती हैं। मैंने तीनों तरंगों के बारे में बताया था। जो पी और एल तरंगें हैं जो कि पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं, और धरातल पर इनके टूटने से यानी पी और एल तरंगों के टूटने से निर्माण, पी और एस तरंगों के टूटने से एल तरंगों का निर्माण होता है, जिनको कहते हैं अपन धरातली तरंग। एल, पी और एस काया तरंगे बोलते हैं इनको, और एल को बोलते हैं अपन धरातलीय तरंगे को उत्पन्न करती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगला है आपका पी तरंगे तरंग दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। पी तरंगे तरंग दिशा के समानांतर गति करती हैं, हाँ ये भी सही है। तरंग दिशा के समानांतर मैंने अभी आपको बता भी था कि ये प्रकाश की दिशा होगा। तरंग दिशा के लिए प्रकाश की दिशा भी बोल सकते हैं, प्रकाश की दिशा। सही है, ये प्रकाश की दिशा के समानांतर गति करती हैं आपकी पी तरंगे। एस तरंगे ध्वनि तरंगे, पी तरंगे प्रकाश नहीं ध्वनि। और एस तरंगे हैं ये प्रकाश की दिशा के समानांतर गति करती हैं। और ध्वनि तरंग पी है और एस प्रकाश की, तो आपका डी हो जाएगा गलत। और आपका असत्य पूछ रहा है तो गलत है आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। देखो एक बार फिर देखते हैं। चट्टानों के भ्रंशतल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भूकंपों के आने का सर्वप्रमुख कारण ही यही है, प्लेट विवर्तने की। काया तरंगें धरातली तरंगों को उत्पन्न करती हैं। काया तरंग पी और एस को बोलते हैं। जब पी और एस तरंगें धरातल पर पहुंचती हैं तो इनके टूटने से ही धरातली तरंगें अर्थात एल तरंग का निर्माण होता है। तीसरा है पी तरंगें तरंग दिशा के समानांतर कंपन गति करती हैं, तो ये ध्वनि के दिशा के समानांतर गति करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एस तरंग ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, तो एस तरंग ध्वनि तरंगों जैसी नहीं होती, प्रकाश तरंगों जैसी होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भूकंप मात्रा से संबंधित रिक्टर मापक निम्न के मध्य विस्तृत है। रिक्टर स्केल की अपन ने बात की 1935 में। रिक्टर ने इसका आविष्कार किया, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। भूकंप का तीव्रता नाम मापता है, भूकंप की तीव्रता का मापन करता है।
रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। किसके आधार पर करता है? ये निकलने वाली ऊर्जा के आधार पर, निकलने वाली या मुक्त ऊर्जा के आधार पर। इस स्केल में 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। कुल अंकों की यदि बात करें तो 10 अंक होते हैं। और 0 के बाद यदि एक रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो वो 0 से 10 गुना अधिक होगा। यानी जिस भूकंप की तीव्रता 0 पर होगी, 0 तीव्रता है, और 1 तीव्रता की अगर बात करें तो इसका ये 10 गुना अधिक तीव्रता से भूकंप होगा। तो इसमें ऑप्शन है आपका निम्न मापक निम्न के मध्य विस्तृत होती है, तो 0 से 9 के मध्य है ये विस्तृत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है। भूपृष्ठ के निचले भाग में, भूपृष्ठ के निचले भाग की अगर बात करें हम तो लिथोस्फीयर है, जहाँ पे उसको तरल अवस्था माना गया है। क्रस्ट मेंटल कोर में अगर बात करें तो क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग, जो कि लगभग 100 किलोमीटर के अंदर है। 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो आपको लिथोस्फीयर मिलेगा, जो कि अर्धतरल अवस्था में है। और मैंने आपको बताया है कि भूकंपीय तरंगें पी, एस और एल, पी तो तीनों में गति करती है, लेकिन एस जो है जो उसमें तरल में गति नहीं करती है। और पी तरंगें जैसे ही तरल में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति थोड़ी कम हो जाती है, जिस गति से वो जा रही थी उससे गति कम हो जाती है। तो यहाँ पे अचानक वृद्धि नहीं होती, क्या होती है? कमी। यानी कि भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार में भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि ना होकर क्या होती है? कमी होती है। प्रवार क्रोड सीमा निर्धारण मोह असंबद्धता द्वारा होता है। असंबद्धताओं के बारे में अपन ने बात की थी। क्रस्ट मेंटल कोर में असंबद्धताएं हैं, सबसे ऊपर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को यदि जोड़ती है तो वो है कॉनरोड असंबद्धता, और को मेंटल और क्रस्ट को यदि जोड़ती है वो हो मोहो असंबद्धता। और ये बात कर रहा है प्रवार यानी कि मेंटल और कोर की। तो यहाँ पर गोटेनबर्ग असंबद्धता जोड़ती है, ना कि मोहो असंबद्धता। गोटेनबर्ग असंबद्धताओं के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। लास्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में जो क्लास है आप उसको देख सकते हैं। असंबद्धताओं के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। अगला है प्रवार भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गोटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा होता है। प्रवार और भूपृष्ठ, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका। तो सही पूछा है आपका बच्चा ऑप्शन डी। प्रवार मुख्यतः लोहा और निकेल से बनता है। देखो 3 बताई थी मैंने परतें, सियाल, शिमा और निफे। सियाल, शिमा और निफे। देखो आपकी क्रस्ट जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है। मेंटल की यदि बात करें तो वो है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। और कोर की यदि बात करें वो निफे और निकेल और लोहे से मिलकर बनी है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। भूकंप मेखला कौन सी नहीं है? भूकंप मेखला यानी अपन भूकंप वितरण क्षेत्र पढ़ते हैं। भूकंप वितरण क्षेत्र में परिप्रशांत पेटी है आपकी, मध्य अटलांटिक महासागरीय पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है। तो इनमें से कौन सी ये नहीं है? भूकंप मेखला कौन सी नहीं है? तो पहला है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। परिप्रशांत महासागरीय मेखला या रिंग ऑफ फायर है आपकी, ये पहली सही है। परिअंध महासागरीय नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय मेखला जो है
जिसमें अपना भारत भी मध्य महाद्वीपीय मेखला के भूकंप जोन या ज्वालामुखी जोन में आता है। ये भी है जो कि आपका मृत घाटी जो है कैलिफोर्निया के पास, वहाँ से होकर ये निकलती है। मध्य अटलांटिक की बात करें तो मध्य अटलांटिक भी है। मध्य अटलांटिक मेखला जो कि अब अंड महासागर में पढ़ेंगे अपन प्लेट टेक्टोनिक में, तो इनमें से कौन सा नहीं है? परियंद महासागरीय मेखला नहीं है। तीनों हैं महासागरीय, सॉरी भूकंप मेखला की अगर बात करें 3 हैं, तो आपका कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर। भूकंप की सर्वाधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र हैं, यानी कि किस क्षेत्र में भूकंप सर्वाधिक आते हैं, यानी कि सर्वाधिक बार भूकंप किस क्षेत्र में आता है। तो आपने जापान के बारे में पढ़ा होगा, सर्वाधिक भूकंप आने वाला देश है आपका जापान। और जापान आपके किस लोकेशन की पर स्थित है? अगर लोकेशन की बात करें तो एशिया के पूर्वी भाग में आपका जापान स्थित है। तो देखते हैं, पश्चिमी एशिया के पूर्वी तटों पर, पश्चिमी एशिया के पूर्वी तटों पर नहीं है ये नहीं है इसमें, ठीक है। एशिया के पूर्वी तट होगा, एशिया के पूर्वी तटों पर। तो अगर जापान की अगर बात करें तो एशिया का पूर्वी तट ही है जापान। आगे देखते हैं, यूरेशिया के उत्तरी तटवर्ती भाग में, यूरेशिया के उत्तरी तटवर्ती भागों की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं है। एशिया का उत्तरी व दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र, ये भी नहीं है। और अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र भी नहीं है। तो यहाँ पे होगा आपका एशिया के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र। इसको आप जापान से लगाकर देख सकते हैं। सर्वाधिक भूकंप लगभग 150 भूकंप के झटके यहाँ प्रतिदिन महसूस किए जा सकते हैं। सर्वाधिक भूकंप वाला देश है ये। राइट आंसर आपका हो जाएगा एशिया के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, जो कि आपका प्रशांत महासागर का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र भी अपन बोल सकते हैं। भूकंप के कारण उद्भूत विशाल समुद्र जल धारा को कहते हैं, मैंने बताया था धरातलीय भाग पर यदि कंपन पैदा होता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं, और यदि समुद्री भाग में कंपन पैदा होता है तो उसे हम सुनामी कह देते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। जब ये सुनामी आती है समुद्र में तो बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण होता है और वो लहरें धरातल की ओर गति करती हैं। तो ये बात कर रहा है समुद्री जल धारा की, जो भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं उसे कहते हैं अपन सुनामी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सर्वाधिक आघात करती हैं कहा जाता है। सर्वाधिक मतलब नहीं, सर्वप्रथम आघात करती हैं। तो मैंने आपको बताया है, देखो ये आपकी पृथ्वी है, सबसे पहले भूकंप जैसे यहाँ आया तो भूकंप जहाँ आता है उसे कहते हैं अवकेंद्र, फोकस या भूकंप मूल। सॉरी, भूकंप मूल। अब यहाँ से तरंगें सबसे पहले धरातल के जिस स्थान पर जाके आघात करती हैं उस स्थान को कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ठीक है, बात कर रहा है सर्वप्रथम कहाँ आघात करती हैं, तो अधिकेंद्र या एपिसेंटर पर। ऑप्शन देख लेते हैं, नाभि, भूकंप कटिबंध, अधिकेंद्र। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, यानी कि सर्वप्रथम आघात कहाँ करती हैं? अधिकेंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी निम्नलिखित के कारण पैदा होती है। तो सुनामी के बारे में अभी बात की थी, स्थल भाग पर जब कंपन पैदा होता है तो उसे अपन भूकंप कहते हैं, और महासागरीय भाग में यदि कंपन पैदा होता है उससे उत्पन्न होने वाली जो लहरें होती हैं समुद्री जल की, उनको कहते हैं अपन सुनामी। अब यहाँ पे कौन सा आपकी बात कर रहा है? ज्वारभाटा, जी नहीं, ज्वारभाटा सुनामी से मतलब नहीं है। चक्रवात भी अलग है। अंतः समुद्री भूकंप, हाँ, समुद्री तली में जो भूकंप आता है उसके द्वारा उत्पन्न होती है आपकी सुनामी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर।
वही सुनामी के बारे में, निम्न विशेषताओं में से किससे संबंधित है सुनामी? दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रायद्वीप में एक नदी का नाम है सुनामी? जी नहीं। सुनामी जब समुद्री भाग में भूकंप आता है उससे उत्पन्न जो लहरें होती हैं अपन उनको क्या कहते हैं? सुनामी। तो सूरीनाम वासी लोग? जी नहीं। भयंकर विध्वंसकारी पत्तनीय या हार्बर की लहरें? एक विशेष संप्रदाय के अनुयायी। भयंकर विध्वंसकारी पत्तनीय या हार्बर की लहरें, देखो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसके अर्थ की अगर बात करें, अर्थ होता है इसका बंदरगाह या हार्बर या पत्तनी भी इनको बोल देते हैं। तो ऑप्शन आपका सी, भयंकर विध्वंसकारी पत्तनी लहरें। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह, हार्बर या पत्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौमिक आपदाओं को पहचानिए। ये आपदाओं के नाम दे रखे हैं और इनमें से जो भूमि पर उत्पन्न होती हैं या पृथ्वी पर उत्पन्न होती हैं हमको उनको देखना है। शीतलहर, शीतलहर भूमिक आपदा ही है। सॉरी, शीतलहर भूकंपीय आपदा नहीं है, ये वायुमंडलीय आपदा है। भूकंप आपदा होती है भौमिक। अगला है उल्कापिंडों का पृथ्वी से टकराना, ये भी भौमिक आपदा नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड से उल्कापिंड आते हैं जो पृथ्वी से टकराते हैं, ये भौमिक आपदा नहीं है। सुनामी की यदि बात करें तो सुनामी एक भौमिक आपदा है। भौमिक आपदा से मतलब है जो पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जो आपदाएं पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं उनको हम भौमिक आपदा कहते हैं, जिनमें से शीतलहर पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होती, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना भी पृथ्वी से संबंधित नहीं है। तो भूकंप और सुनामी इसके सही हैं, तो बी और डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है। भूकंप की केंद्र यानी कि फोकस की बात कर रहा है ये। पृथ्वी की सतह पर होता है क्या फोकस? तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? एपिसेंटर। और अधिकेंद्र के विपरीत की यदि बात करें तो अधिकेंद्र के विपरीत नहीं होता। पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे, पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे, अभिकेंद्र के नीचे नहीं होता है, अधिकेंद्र के नीचे होता है। और अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर, हाँ अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर होता है। सीधा क्वेश्चन भी आता है कि फोकस अधिकेंद्र के कितनी डिग्री पर स्थित होता है, ठीक है, अवकेंद्र अधिकेंद्र के कितने डिग्री पर स्थित है? ऑप्शन 90 डिग्री पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। सतही तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही गलत है? तो सतही तरंगों की यदि बात करें, मैंने आपको बताया था 3 तरंगे हैं भूकंप से संबंधित, पी, एस और एल। 2 प्रकार की तरंगें होती हैं, भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। भूगर्भीय तरंगों की अगर बात करें, पी और एस भूगर्भीय तरंगें हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के धरातल से होती है, और जब ये तरंगें धरातल पर आती हैं तो इनके टूटने से एक तरंग का निर्माण होता है जिसे अपन कहते हैं एल तरंगें। अब देखते हैं ऑप्शन। सतही तरंगों के लिए गलत देखना है, वे केवल परपटी के माध्यम से चलती हैं। सही है, परपटी के माध्यम से ही चलती हैं, वो धरातल पर ही उनका निर्माण होता है, तो ऊपरी धरातल पर ही उनकी गति होती है। वे तत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं, कम आवृत्ति ही होती है उनकी तुलना में, पी और एस की तुलना में। वे एक भूकंपमापी पर आसानी से पहचानी जा सकते हैं, भूकंपमापी पर आसानी से पहचानी जा सकती हैं।
ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। वे तत्व तरंगों से पहले आते हैं। वे तत्व तरंगों यानी कि P और S से पहले आती हैं क्या? नहीं, क्योंकि P और S तरंगों का निर्माण तो भूकंप से आने के तुरंत बाद होता है। जैसे ही ये P और S पृथ्वी के धरातल पर आती हैं तो उनके टूटने से L का निर्माण होता है। तो ये है आपका गलत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? अभी मैंने रिक्टर के बारे में बात की थी। 1935 में रिक्टर नाम के विद्वान ने ही इसका निर्माण किया था या आविष्कार किया था। इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। एक अंक पिछले अंक के 10 गुना तीव्रता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एक तीव्रता का भूकंप आया और जैसे 2 तीव्रता का भूकंप जो है तो 1 से 10 गुना तीव्रता अधिक रखता होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, मापे गए विस्तार में 8 गुना बढ़ोतरी, 8 गुना बढ़ोतरी नहीं करता है, 10 गुना बढ़ोतरी करता है। मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी, ये आपका सही है। मापे गए विस्तार में 12 गुना बढ़ोतरी, ये गलत है। और 14 गुना बढ़ोतरी, ये गलत है। तो ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है एग्जाम में कि रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें प्रत्येक बिंदु मापे गए विस्तार में यानी कि जो पहले माप लिया गया है में 10 गुना बढ़ोतरी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों या क्षेत्रों में बांटा है? तो देखो, भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया था। जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन और फिफ्थ जोन। 5 जोनों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में फर्स्ट जोन और सेकंड जोन को मिलाकर एक जोन बना दिया गया है। अब बचे कितने? 4 जोन। तो वर्तमान की अगर बात करें तो कितना है आपका ऑप्शन राइट? ऑप्शन ए। कितने जोनों में बांटा गया था? तो 5 जोनों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में कितने जोन हैं? 1 और 2 जोन को मिलाकर एक जोन बना दिया गया है। तो वर्तमान में कितने जोन हैं? 5 जोन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। वर्तमान में है 4। 1913 में किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पूरा पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया था? यानी कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर किसने पृथ्वी की त्रिज्या का निर्धारण किया था? पृथ्वी की त्रिज्या की यदि बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या। इसका निर्धारण भूकंपीय तरंगों के आधार पर किसने किया था? तो बेनो गुटेनबर्ग ने इसका निर्धारण किया था। किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। इनमें से आपको गलत कथन छापना है। चट्टानों के भ्रंशस्थल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप आते हैं। यह क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया है, ठीक है। चट्टानों के भ्रंशस्थल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप आते हैं, सही है। काया तरंगें धरातलीय तरंगों को उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल सही है। पी और एस के टूटने के बाद ही एल का निर्माण होता है। पी तरंगें तरंग दिशा के समानांतर गति करती हैं, बिल्कुल सही है। एस तरंगें ध्वनि के दिशा के समानांतर नहीं, प्रकाश की दिशा के समानांतर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर।
निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है। चट्टानों के भ्रंशतल के सहारे खिसकने के कारण विवर्तनिक भूकंप आते हैं। फिर वही क्वेश्चन। चलो ये लास्ट कर लिया है अपन ने, डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है, यानी कि इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग है जो पृथ्वी के क्रोड में भी गति कर सकती है, उससे भी गुजर सकती है। देखो तीन परतें हैं बताई हैं, क्रोड सॉरी को क्रस्ट मेंटल और कोर। जो कोर का ऊपरी कोर भाग है, कोर को दो भागों में बांटा गया है, निचला कोर और ऊपरी कोर। ऊपरी कोर जो है उसको तरल अवस्था में माना गया है। तो पी और एस में से कौन सी तरंग जो है तरल अवस्था में गति कर सकती है, तो पी जो है तीनों अवस्थाओं में गति करती है, ठोस, द्रव और गैस में, जबकि पी एस जो है वो तरल में गति नहीं करती है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के केंद्र भाग तक पहुंच सकती है, वो कौन सी है, पी तरंग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, हमको सत्य कथन देखना है। भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है। भूपृष्ठ के निचले भाग के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है, अचानक वृद्धि नहीं कमी होती है। प्रवार क्रोड सीमा का निर्धारण मोहो असंबद्ध करती है, जी नहीं, गुटेनबर्ग करती है। प्रवार भूपृष्ठ सीमा का निर्धारण गुटेनबर्ग असंबद्धता करती है। प्रवार और भूपृष्ठ नहीं, मोह असंबद्धता करती है। प्रवार मुख्यतः लोहा एवं निकल से बनी है, यह है आपका सही, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। तो ये भूकंप से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास अपन प्लेट विवर्तनिकी से लेंगे। अपन टारगेट लेके चल रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और लैब असिस्टेंट, दोनों के कॉमन जो टॉपिक हैं सबसे पहले हम उनको कवर कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर, और जल्दी ही अपन डिटेल्ड क्लास भी लेके आएंगे उनके लिए आपके यूट्यूब पर ही। तो आपका सपोर्ट थोड़ा चाहिए हमको, और अपनी क्लास को शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। और जिन्होंने अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।